नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियां सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियां, कुछ हवाओं में तैरती कहानियां। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आज मैं आपको तेत्सुको कुरोयानागी की किताब तोतो-चान का अगला अंश सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है नया स्कूल। जब तोतो-चान ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई। अब तक जिस स्कूल में वह जाती रही थी, उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था, उन पर टहनियां और पत्ते भी थे। अरे, ये गेट तो बढ़ रहा है, तोतो-चान ने कहा। ये बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा जाएगा। गेट के ये 2 खंभे असल में पेड़ ही थे, जिनकी जड़ें भी मौजूद थीं। कुछ और पास पहुंचने पर तोतो-चान ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पटंगी नाम की तख्ती भी हवा से टेढ़ी हो गई थी। तोमोए गाकुएन। तोतो-चान माँ से पूछना ही चाहती थी कि तोमोए का मतलब क्या होता है। तभी अचानक उसे एक चीज दिखी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। माँ, क्या वे सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो वहां वहां स्कूल के मैदान में। स्कूल में कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। तोतो-चान को लगा ऐसा तो सपनों में ही होता होगा। रेलगाड़ी में स्कूल। डिब्बों की खिड़कियां सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और भी अधिक चमक रही थी। क्षण भर बाद ही तोतो-चान खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो, बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। माँ चौंकी और उसके पीछे दौड़ी। माँ भी कभी बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुकी थी, इसलिए वह तोतो-चान से भी तेज भागी। ठीक डिब्बे के दरवाजे के बाहर उसने तोतो-चान की फ्रॉक का सिरा पकड़ लिया। तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। ये कक्षाएं हैं और तुम तो अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई हो। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगी, समझी? तोतो-चान को तुरंत ट्रेन में न चढ़ पाने का दुख तो हुआ, पर उसे लगा कि जैसा माँ कहती है वैसा करना ही शायद अच्छा हो। ठीक है, उसने कहा, साथ ही जोड़ा, ये स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा है। माँ ने कहना तो चाहा कि प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि ये है कि हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उसने कुछ कहा नहीं। तोतो-चान की फ्रॉक की पकड़ ढीली छोड़ माँ ने उसका हाथ थाम लिया। वे हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। रेलगाड़ी के सभी डिब्बों में शांति थी। दिन की पहली कक्षा शुरू हो चुकी थी। स्कूल के चारों ओर दीवार की जगह पेड़ थे, साथ ही पौधों की क्यारियां थी जो लाल पीले फूलों से अटी हुई थी। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था, वे दाहिने हाथ की ओर एक मंजिले भवन में था। वहां पहुंचने के लिए 7 अर्ध गोलाकार पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी होती थी। तोतो-चान माँ से अपना हाथ छुड़ा भाग कर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अचानक वे रुकी और मुड़ी, इतनी अचानक कि माँ उससे टकराते टकराते बची। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि कहीं तोतो-चान ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तोतो-चान गंभीरता से फुसफुसाई, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी, साथ ही उसे मजाक करना भी आता था। वह झुकी, अपना चेहरा तोतो-चान के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई, क्यों? तोतो-चान ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि वे हेडमास्टर हैं,
पर अगर वे इन सारे रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना। माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी, पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वे वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन है, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता, नहीं? हाँ, दुकान तो नहीं बन जाता अपना घर। तो चांद ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई। जब माँ और तोतो चांद दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था। बहुत लंबे भी नहीं थे वे सज्जन, पर उनके कंधों व बाहों में मजबूती लगती थी। उन्होंने काले रंग का एक घिसा पुराना सा 3 पीस सूट पहन रखा था। जल्दी से झुककर तोतो चांद ने नमस्ते की और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? माँ अकुलाई, पर इससे पहले कि वे कुछ सफाई देती, सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेड मास्टर हूं। तोतो चांद की खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेडमास्टर जी ने तोतो चांद को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप घर जा सकती हैं, मैं तोतो चांद से बात करना चाहता हूँ। तोतो चांद को थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसे सोच कर देखा, लगा कि सामने बैठे सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा। तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ, माँ ने भी बड़ी बहादुरी के साथ कहा और दफ्तर से निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोतो चांद की कुर्सी के सामने रखी। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ। जो मुझे अच्छा लगे वह बताऊं। तोतो चांद ने सोचा था कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे, पर जब उससे ये कहा गया कि वे किसी भी चीज के बारे में बोल सकती है तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वे तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वह था तो काफी गड़बड़, पर वह अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वे आए थे वे कितनी तेज चलती थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि वो उसे टिकट ना ले, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है, अबाबिल का घोंसला कैसा है, उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकता है। उसने बताया कि वे कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं तोतो चांद की जीभ ना कट जाए, पर वे फिर भी वैसा करती। उसने बताया कि वे नाक कैसे सिनक लेती, क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती तो उसे डांट लगाती। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं और तो और वो गोता भी लगा सकते हैं। वे लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कहती, अच्छा फिर? तोतो चांद इतनी खुश थी कि वे आगे बोलती जाती। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था, पर वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या कहे। मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं? हेडमास्टर जी ने पूछा। ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है, तोतो चांद ने सोचा। कितना अच्छा मौका है, क्या वे किसी भी चीज के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकेगी? उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसे एक सूझा। हाँ, वह अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखी थी। वैसे उसके ज्यादातर कपड़े माँ खुद ही सीती थी, पर यह फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। जब भी वह दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती थी तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। माँ को समझ ही नहीं आता था कि वे ऐसे कैसे फटे होंगे। उसकी सुंदर सफेद सूती चड्डियां भी कभी कभी तार तार हो जाती थी। उसने हेडमास्टर को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता था। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वे दूसरों के बगीचों में झाड़ियों के बीच में से घुसती थी। साथ ही वे खाली मैदान के चारों ओर लगे
कंटीले तारों के नीचे से भी घुसती थी। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ को सिली हुई सारी अच्छी फ्रॉकें फटी निकली और उसे ये खरीदी हुई फ्रॉक पहननी पड़ी। फ्रॉक पर लाल और स्लेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है, इतना बुरा भी नहीं है, पर माँ को लगता है कि कॉलर पर कड़े लाल फूल फूहड़ है। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। तोतो चांद ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया, लेकिन उसके बाद खूब सोचने पर भी तोतो चांद को कुछ और न सूझा। उसे इस बात से कुछ दुख हुआ, लेकिन तभी हेडमास्टर जी खड़े हुए। उन्होंने अपना प्यारा भरा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। ठीक यही शब्द थे उनके, और उस समय तोतो चांद को लगा कि वह जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो उसे सच में अच्छा लगता हो। असल में इससे पहले किसी ने उसे इतनी देर बोलने नहीं सुना था, और तो और उसे सुनते समय हेडमास्टर जी ने एक बार भी जमाई नहीं ली थी, न ही उनके चेहरे पर अरुचि का भाव आया था। शुरू से अंत तक उन्हें सुनना उतना ही अच्छा लगा था जितना कि उसे बोलना। तोतो चांद को अभी समय देखना नहीं आता था, फिर भी उसे लगा मानो काफी समय बीत चुका हो। अगर उसे समय देखना आता होता तो उसे जरूर और भी ज्यादा आश्चर्य होता, और शायद तब वह हेडमास्टर जी के प्रति कहीं ज्यादा कृतज्ञ होती, क्योंकि माँ और तोतो चांद सुबह 8 बजे स्कूल पहुंची थी। और जब वह बोलना बंद कर चुकी और हेडमास्टर साहब ने उसे बताया कि अब वह उस स्कूल की छात्रा है, तब उन्होंने अपनी जेब से घड़ी निकाली और कहा, अरे खाना खाने का समय हो गया। यानी हेडमास्टर जी ने उसका बतियाना पूरे 4 घंटे तक सुना होगा। इस दिन से पहले या उसके बाद किसी वयस्क ने तोतो चांद की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी। और सच तो यह है कि उसकी माँ और पिछली शिक्षिका को ही जानकर भी आश्चर्य होता कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला भी जुटा सकती है। उस वक्त तोतो चांद को ये तो पता था ही नहीं कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है, और किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या किया जाए। उसकी स्वाभाविक खुशमिजाजी भुलक्कड़पन के कारण वे भोली भाली लगती थी, पर अंदर ही अंदर उसे ये तो लगता ही था कि उसे दूसरे बच्चों से कुछ अलग समझा जाता है, शायद कुछ अजीब भी। पर हेडमास्टर जी ने के सामने वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वे बहुत खुश थी। वे हमेशा हमेशा के लिए उनके ही साथ रहना चाहती थी। ये भावनाएं थी तोतो चांद की उस पहले दिन हेडमास्टर सोसाको कोबायाशी के बारे में। सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसे ही थी। धन्यवाद। तोतो चांद का अगला अंश अगली मुलाकात में। तब तक के लिए धन्यवाद।